नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो अपनी रिवीजन सीरीज जो 3000 एमसीक्यूज की सीरीज जो हम लेके चल रहे थे, उसका जो 600 क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट हो चुके थे। इसी को हम आगे लेके चलेंगे। आज 650 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। इसके अलावा आपकी कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में भी बता रहे थे कि प्लेलिस्ट वगैरह बना दें, तो वो हमने बना दी है। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं अलग से, पॉलिटिकल साइंस की। और इसके अलावा जो हमने जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है पेपर वन के लिए, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है पेपर वन में, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या रहती है तो ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में पूछ पूछ सकते हैं हमसे। और ऐसे ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे भी आप जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, जो भी आपकी दिक्कत है। हम जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है कि अच्छा, सही गलत करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि डेमोक्रेसी डिमांड द पीपल शुड हैव हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड democracy demand that people should have high level of intelligence and a sound system of education. If people do not possess the spirit of normal reasonable democracy degenerate into mob rule which is set aside by the dictatorship demands that people should have. अब ये देखो, पहली स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि डेमोक्रेसी डिमांड करती है पीपल हैव ए हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल के लिए ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर ही स्टेटमेंट वैसे बना रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वैसे यदि इंडिविजुअल बेसिस पे लेंगे, ठीक है, तो क्या अपने यहाँ जब हमने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की थी, तो क्या यहाँ पे अपनी इतनी इंटेलिजेंस लेवल था, क्या हमारा इतना एजुकेशन सिस्टम अच्छा था? लेकिन ऐसा नहीं था। एक विल थी कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम मानते थे। इन जनरल ये स्टेटमेंट ठीक होगी, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे वैसे हम देखेंगे कंट्री पे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन इन जनरल ये अपनी ठीक है। और इसका वो ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बोथ, इसका ए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव राइट्स के बारे में, पूछ रहा है कि पॉजिटिव राइट्स कौन से होते हैं। तो such as that privilege that individual shall not be enclosed by the state should spare that people and not prescribe relation between state ensuring the freedom of individual. freedom of individual अपना सी सही आंसर आएगा। जब भी हम राइट्स के बारे में बात करते हैं अपनी, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपका फर्स्ट जनरेशन राइट आते हैं। आपके आते हैं एक तो फर्स्ट जनरेशन राइट्स। ठीक है, एक मिनट। आपके आते हैं फर्स्ट जनरेशन राइट्स, जिसमें कौन कौन से आपके राइट्स आते हैं? इसमें आते हैं आपके सिविल एंड पॉलिटिकल। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है? जो सेकंड जनरेशन जो राइट है, सेकंड जनरेशन राइट्स में आपके कौन कौन से आते हैं? आपके आते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो थर्ड जनरेशन राइट्स हैं आपके, तो थर्ड जनरेशन राइट हैं, उसमें क्या आते हैं आपके? कलेक्टिव राइट्स, कलेक्टिव एंड जो सॉलिडेरिटी राइट्स। ये आपको तीनों के तीनों आपको राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन राइट्स में हमारे कौन से, बेसिकली ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन जो ह्यूमन राइट्स है उसमें कौन से आते हैं आपके? सिविल एंड पॉलिटिकल आ गया। सेकंड जनरेशन जो राइट्स है आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल आ गया। ठीक है, और थर्ड जनरेशन जो राइट है वो उसमें अपना क्या आ गया? कलेक्टिव एंड सॉलिडेरिटी राइट्स आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि जो कल्चरल जो राइट्स है, ह्यूमन राइट है, वो आपके कौन से जनरेशन राइट्स में आता है? फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है। तो ये आपको तीनों ही जनरेशन राइट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और इसका आंसर अपना सी सही आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दी? द गॉड हु गेव अस लाइफ गेव अस लिबर्टी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जेफरसन। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं जेफरसन के बारे में, उससे पहले हम लॉक के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, लोग ने क्या कहा था कि नेचुरल जो राइट्स है, ये भी नेचुरल राइट की बात कर रहा है, लेकिन जो नेचुरल राइट है वो कौन कौन से हैं? वो है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अपने क्या बताता है जॉन लॉक? नेचुरल राइट बताता है। लेकिन जेफरसन यहाँ पे क्या बताते हैं? जेफरसन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो नेचुरल राइट है वो लाइफ है, लिबर्टी है, और वो प्रॉपर्टी की जगह क्या डाल देते हैं? हैप्पीनेस। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लॉक के और जेफरसन के जो भी नेचुरल राइट्स के बारे में आपको बात करता है। इसके अलावा हम होब्स के बारे में जब भी बात करते हैं, इनकी बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मैन इज ए पावर सीकिंग एनिमल। ठीक है, पावर को तवज्जो देता है। इनकी स्टेटमेंट है आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, कि मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये इसका आपको होप्स के साथ डायरेक्ट अटैच करना है, ये स्टेटमेंट जहां भी आ जाए, क्योंकि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर में वो इसलिए बोलते हैं, एक तो वो जिक्र करते हैं अरमाडा वॉर का। ठीक है, जिसमें स्पेनिश जो नेवी थी उसने अटैक कर दिया था, ठीक है, यूके पे। तब वो ये बताते हैं कि उस टाइम पे घबराहट में उनकी माँ ने उनको क्या दे दिया था? प्रीमेच्योर बर्थ दे दिया था। तो उस स्टेटमेंट को लेके वो बताते हैं कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, क्योंकि मौत से आदमी को डर लगता है, उसकी प्लेजर खत्म होती है और उसको ये नहीं पता कि मौत के बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। होब्स के जो वर्क है, मैंने काफी बार वीडियोस में बताया है, आपके दिशाई हो गया, जिसमें वो क्या बात करते हैं? वो बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ वॉर है। और वॉर क्या है? ऑल अगेंस्ट ऑल, लड़ाई सबके एक दूसरे के साथ, सोसाइटी के आपस में लड़ाई है। और स्टेट ऑफ नेचर जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आ गया लिवाइथन, जिसमें स्टेट को सोवरेन पावर बोलता है। लिवाइथन वर्ड का क्या मतलब है? सी मॉन्स्टर, सी मॉन्स्टर। ठीक है, इसके अलावा दी कॉर्पोरी, जो कॉर्पस वर्ड से लिया गया है, जो कि मतलब क्या होता है? बॉडी। और आ गया दी होमिनी, जो मैन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये सारे राइट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, होब्स का हो गया। लास्की का जब भी वर्क हम देखते हैं, तो लास्की का सबसे इंपॉर्टेंट एक तो वर्क हो गया ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, और कौन सा हो गया? क्राइसिस इन डेमोक्रेसी। ठीक है, और कौन सा हो गया? क्राइसिस इन डेमोक्रेसी। और हो गया लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये लास्की के वर्क हो गए। रूसो के बारे में जब भी हम बात करते हैं, रूसो को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं इनको, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी इनको बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो वर्क हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो आ गया होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क है, इसमें वो बोलते हैं, इसी बुक में वो स्टेटमेंट देते हैं कि आदमी पैदा तो फ्री होता है, लेकिन बाद में अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। ये स्टार्टिंग वर्ड्स हैं इस बुक के उनके। ठीक है, और जो लास्ट जो वर्ड है वो है कि मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री। ये स्टेटमेंट इसी में दी थी कि मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट इसी में दी थी। एक इनकी बुक है डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस, जिसमें वो जो आज की मॉडर्निटी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कि जिसकी वजह से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आर्ट्स है, वो सब डिग्रेड हो रहा है जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से। ठीक है, और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है इमाइल होगी, जो कि एजुकेशन पे है। ये मैंने काफी बार आपको बताया है कि इस वर्क को, रूसो के इस वर्क को क्रिटिसाइज कौन करता है? मैरी वुल्सन क्राफ्ट करते हैं। मैरी वुल्सन क्राफ्ट को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड मदर बोला जाता है किसका? लिबरल फेमिनिज्म का। ठीक है, और उन्होंने कौन से वर्क में इस वर्क को क्रिटिसाइज किया था रूसो के? विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन। ठीक है,
विंडिकेशन राइट्स ऑफ, सॉरी, विंडिकेशन राइट्स ऑफ विमेन में आएगा, ठीक है। और लेकिन यहीं पे मैं बोलूं कि जो मैरी वोल्सनक्राफ्ट का जो वर्क था विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन, उसमें वो किसको क्रिटिसाइज करती हैं? वो बर्ग को क्रिटिसाइज करती हैं, एडमंड बर्ग को। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक वर्ड का ही डिफरेंस है, एक वुमेन है एक मैन है, ठीक है। तो जो वुमेन है विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन वो रूसो को क्रिटिसाइज करती है, और मैन में एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज करती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक है रूसो का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है आपका डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी। इसका क्या मतलब है? इसमें ये कहते हैं कि आदमी जो है ना, नेचर में सभी इक्वली पैदा होते हैं, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से बाद में सोसाइटी में क्या आ जाती है, असमानताएं आने लगती है, ठीक है। क्यों आती हैं? कि प्रॉपर्टी की वजह से किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो इसमें वो बात करते हैं डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में, दो टाइप की इनइक्वालिटी, आपकी नेचुरल इनइक्वालिटी और मॉरल इनइक्वालिटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि थ्योरी ट्रीट द राइट्स ऑफ मैन, तो ये कौन सा है कि कौन सा सिद्धांत मनुष्य के अधिकारों को स्वयं सिद्ध सत्य मानता है? तो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, सी सही आंसर आएगा, डायरेक्ट आपसे। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है सिविल राइट्स आर अवेलेबल, आगे तो नहीं, आगे ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपका जो सिविल राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली इन डेमोक्रेसीज, ओनली इन स्टेट्स विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली जहाँ जाए उसको ध्यान से पढ़ना है, बोथ इन डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक, ये गलत, सी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो लिबरल इंडिविजुअलिस्ट हैं, थिंकर, वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स करते हैं, डिमांड करते हैं, तो किस में? सेंट्रलाइजेशन, स्टेट सेंट्रलाइजेशन की तो बात ही नहीं करेंगे, वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, जहाँ पे स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो और इंडिविजुअल को ज्यादा फ्रीडम दी जाए। इसमें कहता है विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद चार्टर ऑफ राइट्स, डी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। हिंदी में रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को किसने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करने वाले थे एडमंड बर्ग। और एडमंड बर्ग के बारे में जब भी हम बात करते हैं हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी इनका, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो कौन सा वर्क था इनका? इनका जो वर्क था वो रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है। इस बुक में वो जो फ्रांस के जो रेवोल्यूशन है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और इनकी एक बहुत ही, इस बुक को, इनका जो वर्क है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वैसे ये बुक नहीं थी प्रॉपर, वैसे वर्क था इनका, पेपर टाइप में रिटर्न हुआ, ठीक है। और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे लेके, वो डायरेक्ट आपसे, क्योंकि स्टेटमेंट जो डायरेक्ट स्टेटमेंट को जो बेस क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं कि स्टेटमेंट दे दी जाती है और किस थिंकर ने कहा था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ठीक है। तो एडमंड बर्ग बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि व्हेन मैन प्ले गॉड प्रेजेंटली दे बिहेव लाइक डेविल्स, कि मतलब वो कैसे बिहेव करते हैं? दानव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये एडमंड बर्ग की स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, नोट डाउन भी कर सकते हैं और वैसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा जब इनका जो वर्क था कि रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस, इसमें बोलते हैं, इसी जो वर्क है इसी में वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो लोग हैं ना, जो लोग हैं, पीपल हु नेवर लुक बैक, नेवर लुक बैक टू देयर ancestors will not look forward to posterity। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग पीछे मुड़ के अपने जो एंसेस्टर हैं उनकी तरफ नहीं देखते, वो अपनी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको नहीं देख पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है?
जो स्टेटमेंट जो वर्क था उनका एडमंड बर्ग का, रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें ये स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करते टाइम वो देखते हैं कि पास्ट में हमारे एंसेस्टर ने क्या किया था, उसके हिसाब से हमें वर्क करना है, वरना जो आगे आने वाली जनरेशन है वो हम नहीं देख पाएंगे। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, एडमंड बर्ग आएगा। जेएस इनके जो वक्त है हमने देख लिए। जेएस मिल के बारे में जब भी बात करेंगे हम, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। ऑन लिबर्टी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, वर्क है, जिसमें क्या देते हैं, हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट देते हैं। और ये बड़ी कमाल की बात है कि ऑन लिबर्टी जो वर्क है, इस वर्क को बर्ग क्रिटिसाइज करते हैं। बर्ग क्या कहते हैं कि जो मिल का जो वर्क है ऑन लिबर्टी वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और जेएस मिल ही ऐसे थिंकर थे प्लेटो के बाद जिन्होंने विमेन राइट्स के बारे में बात की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच थ्योरी सजेस्ट द स्टेट कैन नॉट क्रिएट राइट्स ऑन देयर ओन विल, तो आपका आएगा हिस्टोरिकल थ्योरी। ठीक है, लीगल थ्योरी के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए बेंथम। ठीक है, क्योंकि लीगल राइट्स को ज्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, और ऑस्टिन, ऑस्टिन की जो मोनेस्टिक थ्योरी थी ना, उसी में लीगल थ्योरी के जो प्रमाण हमें मिलते हैं। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में जब भी बात करते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बिलीव कौन कौन करते हैं, आपका होप्स हो गया, जो स्टेट ऑफ नेचर को क्या करता है, नेगेटिवली रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका आएगा लॉक, जो कि स्टेट ऑफ नेचर को पॉजिटिवली बताता है। फिर आपका आता है रूसो, ये भी पॉजिटिवली स्टेट ऑफ नेचर को पॉजिटिवली बताते हैं। और उसके बाद में अभी करंट में इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को कौन रिवाइव करता है, रोल्स, जिसमें वो देता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा हो गया। जनरल विल का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो रूसो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है रोस्कोपोन के बारे में, पूछ रहा है कि इन दोनों ने एडवोकेट किस थ्योरी को किया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। क्योंकि जो रोस्को के बारे में जब भी हम बात करते हैं, रोस्को के बारे में जब भी हमें बात करते हैं तो इनकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो कौन सी है, थ्योरी ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर सकते हो, थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है रोस्को पॉन्ड की। ठीक है, ये काफी बार आपसे मैच द फॉलोइंग वैसे ही पूछी जा सकती, और इस स्टेटमेंट में आपको डायरेक्ट ये पता होता कि रोस्को पॉन्ड ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो सोशल ऑफ थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो डायरेक्ट आप सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स पे आप डायरेक्ट चले जाते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स इज राइट्स ऑफ मैन। ये वर्क मैंने पिछली वीडियो में कितनी बार आपको बताया कि दो ही वर्क थे थॉमस पेन के जो इंपॉर्टेंट है। थॉमस पेन के दो ही वर्क इंपॉर्टेंट है, एक तो आ गया कॉमन सेंस, ठीक है, और कौन सा था, और ये था द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन। और जो जो वर्क है आपका थॉमस पेन का कॉमन सेंस, इसमें वो कॉमन सेंस वाले थिंकर किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं जॉन लॉक को, कि ये जो थिंकर है ये कॉमन सेंस का थिंकर है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसमें वो जॉन लॉक के बारे में बात करते हैं, और जो थ्योरी ऑफ राइट्स है उसमें वो सपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ मैन के बारे में, इसमें बात करते हैं। तो थॉमस पेन आपको ये पता होगा। इसके अलावा थॉमस पेन का जब भी हम देखते हैं कि थॉमस पेन क्या है, एक इंडिविजुअलिस्ट मान लो, या क्लासिकल लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, और यही क्या कहते हैं कि जो स्टेट है वो क्या है, एक आवश्यक बुराई है, स्टेट इज ए नेसेसरी इविल के बारे में बात करते हैं। और वो स्टेटमेंट आप किसने दी थी, थॉमस पेन ने दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रूसो के वर्क देख लिए हमने, एडमंड बर्ग के देख लिए, जेफरसन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसका जो सही आंसर आएगा थॉमस पेन आएगा। ठीक है, ए सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं।
इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल इन सेंस दैट ऑर्डर राइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन द सिविल राइट्स। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, बी से आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है, ये पीछे वाला हो गया, हाँ ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, आपको क्वेश्चन बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। भले ही एग्जाम आपका सीबीटी हो गया हो, आपके पास सीबीटी में एक चांस होता है क्या, कि यदि आपने जो ऑप्शन है वो गलत फिल कर दिया तो वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका बेनिफिट हो गया, एग्जाम भले ही कैंसिल हो गया हो, लेकिन पेपर बेस एग्जाम में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि जो पेपर बेस एग्जाम है उसमें एग्जाम प्रेशर में बच्चा एक दो क्वेश्चन गलत फिल ही कर देता है ओएमआर सीट में, ठीक है। तो सीबीटी एग्जाम का ये तो एक बेनिफिट है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है इकोनॉमिक लिबर्टी, तो सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री, राइट टू वर्क, सोशल सिक्योरिटी, पार्टिसिपेशन, राइट टू वर्क, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री, इनमें में तो कौन सा आर्थिक स्वतंत्रता का गठन नहीं करता। सेल्फ गवर्नमेंट उद्योग में, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री, राइट टू वर्क, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पार्टिसिपेशन इन फाउंडेशन ऑफ नेशनल प्लान्स। तो ये राष्ट्रीय योजनाओं की नींव में भाग लेने का अधिकार, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री, उद्योग का स्वशासन, तो ये आएगा। इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है बार्कर के बारे में पूछ रहा है कि सिविल लिबर्टी क्या है उनके अनुसार। ये इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी, सही आंसर आएगा, ठीक है। बार्कर के यदि वर्क देखें हम, एक तो इनकी जो थ्योरी है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपको थ्योरी डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ये बार्कर की है, ठीक है। तो इसका बी आंसर आएगा। और अभी मैंने बताया था कि स्टेट इज ए नेसेसरी इवल, किसने कहा था, थॉमस पेन ने कहा था, एक आवश्यक बुराई है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये किसने कहा था, द चर्च हैज रिकॉग्नाइज्ड द इक्वालिटी ऑफ द मैन बट इक्वालिटी हैज टू बी रियलाइज्ड इन हेवन, तो इसका लीकॉक, इसका सी सही आंसर आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें टीएच ग्रीन के बारे में पूछ रहा है। टीएच ग्रीन जब भी आपकी नजरों में आए तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, कौन है ये मॉडर्न लिबरल है। और मॉडर्न लिबरल का मतलब क्या है, कि ये वेलफेयर स्टेट को क्या करते हैं, वेलफेयर स्टेट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि राइट्स इज ए रिस्पॉन्सिबल क्लेम, राइट्स इज पावर क्लेम, रिकॉग्नाइज, राइट्स आर दोज कंज्यूवेशन डेवलपमेंट ह्यूमन पर्सनैलिटी, राइट्स आर दोज सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन बी हिमसेल्फ एट इट्स बेस्ट। सी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ गार्ड द लिबर्टी हैज रॉन्गली लिस्टेड पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, फ्री प्रेस, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, डी कंसंट्रेशन ऑफ पावर। जहां लिबर्टी होगी वहां जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर तो वो डिमांड करेगी नहीं। भाई कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगी इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं मिल रही, लेकिन लिबर्टी क्या करती है, स्टेट की पावर को लिमिट करती है और इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स विद सक्सेसफुल वर्किंग इन डेमोक्रेसी, इलेक्शन एसोसिएशन अखबार, सबसे बढ़िया है अपना क्रिटिसिज्म, कि किसी भी पॉलिसी किसी भी लॉज को लेके हम जो गवर्नमेंट है, जो लॉ मेकिंग बॉडीज है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अपना ओपिनियन दे पाए, अपनी राय दे पाए उन चीज़ों पे, तो डी सही आंसर आएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन हैज टू बी देयर हैज बीन ग्रोइंग डिस्ट्रेस डिस्कनेक्ट पॉलिटिशियन बॉडी मेथड इवॉल्व इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना वेल्थ, सही आंसर आएगा, ए आएगा, हिंदी में रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एजेप्शन क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है ये आपका। क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कि इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दी जाए, ठीक है। वेलफेयर स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, स्टेट को मिनिमाइज कर दिया जाए, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है डेमोक्रेसी हैज बीन चैलेंज बाय एडवोकेट डॉक्ट्राइन ऑफ एलीट के बारे में बात कर रहा है। तो कॉमन मैन अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इशू इन देयर, ठीक है, मैन कैन कैपेसिटी टू गवर्न हिमसेल्फ, डी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट,
मैच द फॉलोइंग, जब भी हम जर्नल विल देखते हैं तो अपना क्या आएगा दिमाग में, अपना क्या आना चाहिए, रूसो। क्या रूसो है इधर? नहीं है। तो जिसमें भी 6 है वो एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 6 तो हमें मिलेगा ही नहीं जब रूसो नहीं है तो। ठीक है। अब इसके अलावा एविडाइसी का जब भी हम देखते हैं तो रूल ऑफ लॉ आएगा अपना। ठीक है। एडम स्मिथ को जब भी देखते हैं तो इस वर्ड का मतलब है फ्री मार्केट सिस्टम। ठीक है। फ्री कंपटीशन हो आएगा। ठीक है। और इसके अलावा जॉन लॉक को जब भी हम देखते हैं अपना क्या आ गया, डी का 3, ई का 4। तो डी का 3 ये एलिमिनेट कर दो। ठीक है। इसके अलावा अपना क्या आ गया, जॉन लॉक के बारे में जब भी हम देखते हैं अपना, तो ये आएगा सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसका ए सही आंसर आएगा। ठीक है। सेपरेशन, अब यदि मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है? यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया जाए, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जहां कॉन्सेप्ट है वो यूएस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंडिया में नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अपना ए से आंसर आएगा। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने हैं आपको। ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब भी देखते हैं तो अपना एविडाइसी का अपना दिमाग में आता है। जब भी हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो जेएस मिल आता है, जहां पे वो राइट टू वोट की बात करता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जेएस मिल के बारे में, राइट टू वोट का तो हमें पता ही है, यदि स्टेटमेंट ऐसे बनती है जेएस मिल की कि वो एक आदमी को एक राइट वोट देने का, जैसे आज के टाइम इंडिया में क्या है, एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार है, क्या इसको जेएस मिल सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। वो कहते थे कि जितना इंटेलेक्चुअल आदमी, जितना पढ़ा लिखा आदमी, उतने ही उसको एक से ज्यादा वोट देने के अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है। तो वन वन पर्सन वन वोट के वैसे अगेंस्ट थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सी का 4, तो ये आ गया अपना, सी सही आंसर आ जाएगा अपना। बी का 1, हाँ ठीक है, सी सही आंसर है। बाकी मैच कर लेना अपना। इसमें भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि नीचे देखते हैं डी से, फंडामेंटल राइट्स एवरी टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, तो इसका डी आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी होप्स के बारे में हम बात करते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारे दिमाग में आता है, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बताता है ये, कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है, और सभी में आपस में लड़ाई हो रही है। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि लोग अपनी इच्छा से साथ आते हैं और एक क्या करते हैं कि एक जो सोवरेन है स्टेट, उसका निर्माण करते हैं, और उसको कहते हैं कि जो हमारे डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करवाओ, और या तो सोसाइटी में डिस्प्यूट ही ना हो इस हिसाब के लॉज बनाओ। हम आपके सामने सरेंडर करते हैं स्टेट के सामने, और सिर्फ एक जो राइट है वो जो लोगों के पास होगा कि तुम एक एक राइट में स्टेट के अगेंस्ट हो सकते हो, और वो कौन सा राइट था, जब स्टेट आपको मारने की कोशिश करे तो आप स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हो, वरना आप स्टेट के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपस में आपने खुद ने आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तब आपने स्टेट बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात जब भी आएगी तो आपका होप्स आएगा। तो डी का 1 आ गया, नहीं डी का 4, तो ये एलिमिनेट भी करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ए सही आंसर आ जाएगा, राइट्स एंड ड्यूटी कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है। और राइट्स आर दोज कंडीशन सोशल लाइफ विदाउट नो मैन सी, ये हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी देखा था, तो ये तो लास्ट की का है। ठीक है क्या, हाँ बी का 1, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैच द फॉलोइंग क्या पूछ रहा है, कि पहली स्टेटमेंट है कि स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स, ये वैसे में हमने डायरेक्ट देखा था, ये लास्ट की का है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि स्टेट उस चीज से जाना जाता है कि किस टाइप के वो राइट्स मेंटेन करता है, किस टाइप के राइट्स अपने जो सिटीजन है उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है। एक स्टेटमेंट और भी थी, कि एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट है, आपको पता होगा, एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट थी कि जिस टाइप के लोग जिस स्टेट में रहते हैं, स्टेट उसी टाइप का बन जाता है। यदि अच्छे लोग किसी स्टेट में रहेंगे तो स्टेट अच्छा हो जाएगा, और बुरे लोग किसी स्टेट में रहेंगे तो स्टेट बुरा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है। और राइट्स के बारे में लास्ट की बात करता है, तो अपना ए का 2 आ गया। ठीक है। तो ये बी सही आंसर आएगा। बाकी भी देख लेते हैं। बी का 1, लिबर्टीज फ्रीडम विदाउट एक्सटर्नल हिंडर, हाँ तो ये आ गया। ठीक है।
और ये जी से जी डी एच जब भी आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए गिल्ड सोशलिज्म। ठीक है। अब सोवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, ये आएगा। सुप्रीम विल के बारे में बात करें तो इस विल से आप ध्यान रखने ना, सुप्रीम विल। ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपसे पूछ रहा है, ये जो पहली जो दो स्टेटमेंट है इसमें देखना कि सिर्फ इस वर्ड का डिफरेंस है कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आज इनकम्पेटेबल और कंपेटेबल, की साथ रह सकती है और नहीं रह सकती, कि बहुत ही क्लोज है, इसको ध्यान रखना है। तो ये तो स्टेटमेंट आपकी आएगी एक्टन की और ये आएगी मेटलैंड की। ठीक है। और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में जब भी बात करते हैं तो फ्राइडमैन, क्यों? क्योंकि जब भी मैंने देखा था, एक तो आपको बताया था हयाक के बारे में बताया था, जिनका वर्क क्या है, रोड टू सर्फडम। और इनको, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नियो लिबरल। और नियो लिबरल क्या बोलते हैं कि रोलिंग बैक टू स्टेट, कि स्टेट का जो वेलफेयर सिस्टम था, क्योंकि हम क्या देखते हैं शुरू में आपके क्लासिकल लिबरल आते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टेट क्या है, एक नेसेसरी इवल है, इंडिविजुअल को एक्सट्रीम क्या देते हैं, वो फ्रीडम देते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न आते हैं जिसमें टीएस ग्रीन के बारे में हमने बात की थी। तो मॉडर्न क्या करते हैं, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि लोगों की भलाई के लिए स्टेट को काम करने दो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे प्लानिंग जो कॉन्सेप्ट आते थे कि 5 ईयर प्लानिंग, चाइना का 10 ईयर प्लानिंग हो गया, तो वो वेलफेयर स्टेट के विजन में आते थे। तो वो क्या कहते हैं, जो नियो लिबरल आए, जहां पे हयाक हो गया, मिल्टन हो गया, वो क्या कहते हैं कि जो ये वेलफेयर का जो सिस्टम है ना स्टेट का, ये ओवर स्ट्रेच हो गया है, बहुत ज्यादा फैला दिया है, तो इसको रोल बैक करना पड़ेगा। और रोल बैक करेंगे तो जो स्पेस बचेगा उसको क्या फिल करेगा, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इनको प्रमोट करते हैं नियो लिबरल। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, ए बी, 1 2 3 4, हाँ ए सही आंसर आएगा इसका। मैच कर लेना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और कैपिटलिज्म इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, ये इसाक बर्लिन का है। और इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है, इसाक बर्लिन का टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट, इसमें भी मैच द फॉलोइंग, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में एक ही क्वेश्चन से डबल चीजें होती है। एक तो यदि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये पता लग जाता है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, और मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन है वो भी आपके 3 से 4 स्टेटमेंट आपकी कवर अप हो जाती है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में जब भी बात आती है तो अपना क्या आएगा, अपना रोल्स, नहीं, हाँ ठीक है रोल्स आएगा। और जस्टिफाई एंड इकोनॉमिक और एक्सप्लॉइटेशन की बात आती है तो क्या आएगा अपना, मार्क्स। तो 3 4, ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, लास्ट में 3 4 है। और क्या आ गया कि जस्टिस एज ए रिकॉन्सियस सिंथेसिस ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज, जस्टिस एज नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। तो ए, बी का 1, हाँ तो ए सही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें मैच द फॉलोइंग फिर से, जब भी हम कांट के बारे में बात करते हैं तो इनका एक तो कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डिग्निटी। और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है। और तो फादर ऑफ एथिक्स कौन होंगे, सोक्रेटिस को माना जाता है। लेकिन मॉडर्न एथिक्स की जब भी बात करेंगे तो अपना कांट आएगा। कांट को क्रिटिसाइज कौन करता है, हीगल करता है। और कौन सी स्टेटमेंट में, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज, ये आपने काफी बार देखा होगा, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। ये स्टेटमेंट हीगल की है। और हीगल इस स्टेटमेंट के थ्रू किसको क्रिटिसाइज करता है, कांट को क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कांट के बारे में कांट ने एक थ्योरी दी थी जिसका क्या मीनिंग था, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, आपको जो चीज सही है वो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ईमानदारी आपको ईमानदार रहना है, ऑनेस्टी दिखानी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, चाहे आपका नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको उस चीज का रिवॉर्ड मिले या ना मिले, आपको हर एक सिचुएशन में आपको ईमानदार रहना है। तो इसका मीनिंग कांट ये बताते हैं इस थ्योरी में। ठीक है। और इसी के अगेंस्ट एक थ्योरी आती है आपकी, मतलब एक मिनट,
टेलियोलॉजिकल थ्योरी आती है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि आपको पहले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, तब उस पर काम करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज से प्लेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब जाके हमें उस पर काम करना है। कॉन्सिक्वेंसेस देख के हमें काम करना है। लेकिन कांट यहाँ पे क्या कहता है कि कॉन्सिक्वेंस देख के काम नहीं करना है, जो चीज सही है वो करनी है। ठीक है, इस ये आपको ध्यान रखना है। कांट के बारे में हीगल का मैंने बता ही दिया। टीएच ग्रीन आपके मॉडर्न लिबरल हैं, जो कि क्या बोलते हैं, स्टेट क्या है, हिंडर द हिंड्रेंसेस। हिंडर द हिंड्रेंसेस मतलब कि इंडिविजुअल की लाइफ में आने वाली बाधाओं को खत्म करता है, स्टेट उसका काम करता है। तो इस स्टेटमेंट से क्या झलकता है कि टीएच ग्रीन कहता है कि स्टेट को क्या होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, जो कि मॉडर्न लिबरल बोलते हैं आपके। तो मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि स्टेट इज ए सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। तो देखो यहाँ पे आइडियलिस्ट कौन है, स्टेट है आपका, ईगल है, जो कि स्टेट को सुप्रीम बोलते हैं। तो इसका ये आ जाएगा, विल नॉट फोर्स टू द बेसिस ऑफ द स्टेट, ये आपकी टीएस ग्रीन की है। तो डी का अपना 4 आएगा, इसको एलिमिनेट कर दो। और सी का अपना क्या आएगा, 2। तो इसका जो सही आंसर अपना सी आएगा। ठीक है, और ए का 3 आएगा आपका। ठीक है, और ही कांट का द स्टेट ऑफ शोज द omnipotent is state of its individuality, कांट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि थियोरेटिकल अजम्पशन आइडिया ऑफ जस्टिस ऑफ फेयरनेस। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, बेसिस प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जस्टिस डिमांड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रायर मस्ट, एंड्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ सोसाइटी, एब्सेंस ऑफ, तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, किसी को ज्यादा प्रिविलेज ना दिए जाए। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले करेक्ट या इनकरेक्ट देखना है आपको। इसमें करेक्ट पूछ रहा है, ऑल लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लिबर्टी, ऑल लॉ एनहांस लिबर्टी, नो लॉ इज, ऑल लॉज आर इन फेवर इक्वालिटी इंटरेस्ट ऑफ सोशल, डू नॉट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल लिबर्टी। डी सही आंसर है इसका। ठीक है, हिंदी में रीड आउट कर लेना। पॉलिटिकल इक्वालिटी, बेस्ट गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो सारे नेगेटिव सेंस में। ठीक है, ए। इसमें आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है। तो इकोनॉमिक जस्टिस में क्या क्या आएगा, द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोलीज, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली कैसा है, गलत है, नेगेटिव सेंस में है। सिस्टम ऑफ ग्रेडेड टैक्सेशन, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। तो फ्री ट्रेड होगा तो ऐसा तो मतलब है नहीं कि अ, फिर क्या होगा, सब इंडिविजुअल हो जाएगा उसमें सब कुछ। तो इसका जो सही आंसर आएगा, सी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, लिबर्टी इक्वालिटी, जब भी लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी की बात करते हैं तो आपका कहाँ से लिया था हमने, ये फ्रांस से लिया था। ठीक है, प्रेम्बल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो लिबर्टी इक्वालिटी दिस वी हेल्ड बाई, ये किसका है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एक्टन, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, लास्के के वर्क देखे, टीएच ग्रीन का बता दिया, बार्कर की जो थ्योरी थी वो मैंने बता दी थी आपको। इसमें पूछ रहा है कि लिबर्टी इज अ पॉजिटिव पावर डूइंग एंजॉयिंग समथिंग वर्थ एंजॉयिंग। तो ये कौन बोलता है कि लिबर्टी इज ए पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग एंजॉयिंग ओन लिबर्टी। तो अपना क्या आएगा, जेएस मिल। ठीक है, लेकिन हार्म प्रिंसिपल जेएस मिल क्या कहता है, हार्म प्रिंसिपल अपने इस वर्क में देता है, हार्म प्रिंसिपल जो है जिसमें ओन लिबर्टी इनका वर्क है, उसमें हार्म प्रिंसिपल देते हैं। हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आप अपनी लिबर्टी तो एंजॉय करो, लेकिन उस लिमिट तक एंजॉय करो जहां तक दूसरे की जो फ्रीडम है या लिबर्टी है वो इन्फ्रिंज ना हो। ऐसा नहीं है कि अपनी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी के चक्कर में आप दूसरे का डिस्टर्ब कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब हार्म प्रिंसिपल है। हार्बर्ट स्पेंसर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो स्पेंसर के कौन कौन से वर्क हैं, आपका ऑर्गेनिक सोसाइटी, और इन्होंने वो कॉन्सेप्ट कौन सा दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन में काफी बार आपको डार्विन दिया जा सकता है, डार्विन ने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था, लेकिन जो फर्स्ट जो फ्रेज के बारे में बताया था वो हार्बर्ट स्पेंसर थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि राइट इज वन मैन्स कैपेसिटी इन्फ्लुएंस द एक्ट्स ऑफ अदर, नोट बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी। तो इसका क्या आंसर आएगा, राइट्स के बारे में बात कर रहा है।
तो rights are one capacity influence acts or other not by the own strength by strength of the society last की सी नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि राइट आर रिलेटेड टू morality but different from the morality they are related but are not created by law above which are part तो ये आएगा आपका हिस्टोरिकल थ्योरी आएगा ठीक है इसमें पूछ रहा है बाय लिबर्टी आई मीन ईगर मेंटेनेंस टू एटमॉस्फेयर इन विच हैव अपॉर्चुनिटीज बेस्ट लास्ट की कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अच्छा तो किस टाइप की liberty is absence restraint liberty is what law liberty is ability to do what desire liberty maintain condition growth of human personality ये सही आंसर आएगा इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड्स सिविल राइट्स के बारे में आपका पूछ रहा है कि राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इलेक्ट टू बी इलेक्टेड सिविल राइट के बारे में बात कर रहा है आपका तो फ्रीडम ऑफ इलेक्ट एंड टू बी इलेक्टेड राइट टू प्रॉपर्टी तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन Who among the following has expressed the view that justice is taken away, the state has come to bend to robbers? तो इसका ऑगस्टिन आएगा ठीक है प्लेटो के बारे में जब भी हम बात करते हैं प्लेटो को क्या बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ठीक है और इनके जो वर्क हैं वो सीक्वेंस में मैं सभी के जिनके भी वर्क बताता हूँ वो सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जब भी आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन किए जाए तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं अलग बता रहा हूँ अलग से आपको करने पड़े आपको वर्क हमेशा मैं सीक्वेंस में बताता हूँ जैसे हम प्लेटो के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो अपना सबसे पहले क्या आएगा अपोलॉजी जिसमें क्या करते हैं जो सोक्रेटिस को सोक्रेटिस पे जो ब्लेम ब्लेम लगाए गए थे उनके बारे में इसमें बात करता है क्रीटो जिसमें सोक्रेटिस के डेथ के बारे में बात करता है फिर आएगा अपना सोफिस्ट जिसमें बताता है कि ये जो टीचर हैं सोफिस्ट जो टीचर हैं वो लोगों को जो यूथ है उसको गलत मैसेज देते हैं वो कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स क्या है पावर के लिए और पैसे के लिए लेकिन ऐसा नहीं था ठीक है प्लेटो इनको क्रिटिसाइज करते हैं फिर आएगा आपका रिपब्लिक फिर आएगा द स्टेट्समैन और इन दी एंड आपका आता है द लॉज ये आपको सारे जो प्लेटो के जो वर्क है ये आपको पता होना चाहिए और प्लेटो का जो असली नाम था वो था एरिस्टोक्लीज ये इनका निकनेम था और निकनेम किसने दिया था सोक्रेटिस ने एरिस्टोटल के जब भी वर्क देखते हैं एक तो इनका पॉलिटिक्स हो गया ठीक है एक इनका हो गया निको मैकियन एथिक्स और इसी वर्क में वो क्या बोलते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल उन्होंने अपने किस वर्क में बोला था तो निको मैकियन एथिक्स आएगा इसका आंसर ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं लोग के जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमें पता है एक तो क्या हो गया इनका है द लेटर ऑफ कंसर्निंग टॉलरेंस एक तो इंपॉर्टेंट वर्क है और इससे भी इंपॉर्टेंट वर्क इनका क्या है वो है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जिसमें किसको क्रिटिसाइज करते हैं फिल्मर को और फिल्मर के कौन से वर्क को पैट्रियार का पैट्रियार का उनका इंपॉर्टेंट वर्क था उसको क्रिटिसाइज करते हैं फिल्मर के नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि लिमिटेशन रूल ऑफ लॉ इन यूके तो इसका डेलीगेट लेजिस्लेशन सी से ही आंसर आएगा नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस अच्छा ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टल लिबर्टी लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट राइट डिमांड स्टेट तो ये सीक्वेंस आपकी टीएच ग्रीन की है ये स्टेटमेंट आपकी बी इसका सही आंसर होगा ठीक है हीगल के बारे में हीगल ने एक बार नेपोलियन को क्या कहा था वर्ल्ड स्प्रिट ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है हीगल ने ही जो अलाइनेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था मतलब अलगाव की भावना तो वो कौन सी स्टेटमेंट में झलकता है कि वो बोलते हैं कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ जिसमें वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं स्टेट को भगवान के बराबर रख देते हैं ठीक है और इसी में क्या देते हैं कॉन्सेप्ट अलगाव की भावना भावना का कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जो अपनी जो स्पिरिट है ना वो यूनिवर्सल जो स्पिरिट है मतलब जो गॉड की स्पिरिट है उससे अलग हो गई है ठीक है और वो उससे मिलेगी कब जब हम स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें क्यों
क्योंकि स्टेट को क्या क्या रख देता है, भगवान के बराबर रख देता है। तो स्टेट को फॉलो करना मतलब भगवान को फॉलो करने के बराबर है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है नेचुरल राइट्स के बारे में पूछ रहा है। हिस्टोरिकल स्टेट, द नेचर, दे एग्जिस्ट स्टेट ऑफ नेचर, सिविल सोसाइटी, दे आर प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल कंसर्न नेचुरल फिजिकली फोर्सेस, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, दे आर प्रोडक्ट नेचुरल, nature does not exist, they are derived from the historic state of nature, they are existing in state of nature, are not existing in civil society। ऐसा भी नहीं है कि they are product of nature, consider the nature of physical force, ये प्रकृति के उत्पाद है जिन्हें कल्पना भौतिक शक्तियों में समुच्चय रूप से की गई है, ये न्याय और नैतिक की अनुरूप हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड मॉरलिटी उत्पाद है, सी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि फोर्स टू बी फ्री, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जब भी मैं बात करता हूं कि इसमें मैंने बताया था जो रूसो की जो वर्क है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो रूसो का जो वर्क है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो पहली लाइन क्या थी कि आदमी जो है ना वो पैदा तो फ्री होता है लेकिन बाद में अपने आप को जंजीरों में चेन्स में जकड़ा हुआ पाता है। और इसी वर्क की लास्ट लाइन क्या थी कि मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। ये इनकी लास्ट लाइन थी इस वर्क की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका रूसो। लोक की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, वो मैंने आपको बताया दिया था, जिसमें वो फिल्मर को क्रिटिसाइज करते हैं। फिल्मर के कौन से वर्क को? आपके पैट्रियार्का को। ठीक है, ग्रीन के बारे में आपने को बता ही दिया था, मॉडर्न लिबरल है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है थिंकर वी इक्वालिटी एंड लिबर्टी कि निम्नलिखित विचारों में से किसका विचार था कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, अलग अलग हैं, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एक्टन, ये सही आंसर आएगा। क्योंकि हमने मैच द यही डिट्टो स्टेटमेंट हमने मैच द फॉलोइंग में अभी जो पीछे दो तीन चार जो क्वेश्चन पहले गए थे उसमें यही स्टेटमेंट थी। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा खोल के लिख दिया इन्होंने कि अलग अलग है। ठीक है, और यहीं पे एक एक साथ है तो वो किसका आ जाता है? मैटलैंड। अभी हमने मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये थोड़ा खोल के दे दिया उन्होंने। कार्ल मार्क्स के बारे में जब भी इनके इंडिविजुअल वर्क के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इनका क्या हो गया, एक तो आता है इनका पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये आपको हर बार मैंने बताया हर वीडियो में, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी और क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। ठीक है, और कौन सा हो गया? दास कैपिटल। ये तो इनको इंडिविजुअल वर्क हो गए। और इनके दोस्त थे जो एंजल्स, उनके साथ मिलके इन्होंने काम किए थे। एक तो हो गया होली फैमिली, और कौन सा था? जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी में वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं? हीगल को। और हीगल को क्या कहते हैं कि हीगल जो है वो अपने सर पे खड़ा है, उसको उसके पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें वो रेवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी में जब कैपिटलिज्म पीक पे पहुंच जाएगा तब रेवोल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जो हिस्ट्री की एवोल्यूशन है मैनकाइंड की, जो जिसमें उन्होंने 6 स्टेजेस दी थी, वो 6 की 6 स्टेजेस आपको सीक्वेंस से याद होनी चाहिए। वो भी आपकी अरेंज द इसमें क्वेश्चन यदि ऐसे अरेंज करने के लिए आ जाएगा कि पहले कौन सी आएगी दूसरी कौन सी आएगी, तो वो आपको सारी पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है? एक तो सबसे पहले आता है प्रिमिटिव सोसाइटी, सबसे पहले आता है प्रिमिटिव सोसाइटी। फिर आते हैं स्लेव, फिर आते हैं फ्यूडल। ठीक है, और उसके बाद आपके क्या आते हैं? फ्यूडल आएंगे, फिर स्ट्रगल किस में चलती है? कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट को रेवोल्यूशन के थ्रू लेके आएंगे सोशलिज्म। और सोशलिज्म से हम कहाँ आएंगे लास्ट में? कम्युनिज्म पे। तो मार्क्स जो है ना, कम्युनिज्म, मार्क्स बात करता है इस
स्टेज से इस स्टेज में आने की रेवोल्यूशन की, ये आपको ध्यान रखना है। और सोशलिज्म से जब कम्युनिज्म पे आएंगे तो मार्क्स बताता है ये एक पीसफुल प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब कैपिटलिज्म से सोशलिज्म पे आएंगे तब वो रेवोल्यूशन की बात करता है। नेक्स्ट, इसमें कोई और भी था क्या इंपॉर्टेंट? कार्ल मार्क्स हो गया, लास्ट के वर्ड, और इनके बारे में गिल्ड सोशलिज्म, ये मैंने सभी बता दिया आपको। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी तो वाज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात करता है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना रोल्स आएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी, तो ये किस पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी एडवोकेटेड बाय टी.एच. ग्रीन, पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी, तो इसका सही आंसर आएगा टी.एच. ग्रीन। इसाक बर्लिन का जो कॉन्सेप्ट है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। कार्ल पॉपर के बारे में जब भी आप बात करते हैं, कार्ल पॉपर की एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें वो बोलते हैं ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसके दुश्मन, ठीक है। और दुश्मन, ओपन सोसाइटी के दुश्मन किन किन को बोलते हैं? वो बोलते हैं प्लेटो को, हीगल को और मार्क्स को। ये भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा सकता है कि कार्ल पॉपर अपनी बुक में किसको ओपन सोसाइटीज के एनिमी बोलता है, ठीक है। जेएस मिल के वर्क हो गए, टीएच ग्रीन के बारे में बता दिया आपने। बेंथम वाज स्पोर्ट, जब भी बेंथम के बारे में हम देखते हैं तो इनको फादर ऑफ क्या बोला जाता है? फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? लीगल राइट्स को प्रमोट करते हैं। और ये नेचुरल राइट्स को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये नेचुरल राइट्स को क्या बोलते हैं? नॉनसेंस बोलते हैं, कि ये नेचुरल राइट्स का जो भी कॉन्सेप्ट है ये आपका कॉन्सेप्ट नॉनसेंस है, बेकार है, ठीक है। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको रिजेक्ट करते हैं, उसमें बिलीव नहीं करते हैं। उसमें कौन कौन बिलीव करते हैं? आपका होब्स हो गया, लॉक हो गया, रूसो हो गया, रोल्स हो गया, ये चारों आपको ध्यान होनी चाहिए जब भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। और आपका जो होब्स है, होब्स के जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो कौन सा है? एक तो हो गया इनका फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, और कौन सा है इनका? है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपसे पता होना चाहिए। तो अपना यहाँ क्या हो गया? सी से आंसर निकल के आएगा, लीगल राइट्स। नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में जब भी बात करेंगे आपका रोल्स आएगा। और रोल्स को पढ़ना है तो रोल्स को आपको आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भी हम रोल्स को पढ़ते हैं तो आपको रॉबर्ट नोजिक को भी पढ़ना पड़ेगा, और रॉबर्ट नोजिक को पढ़ेंगे, इन तीनों को साथ हम पढ़ना पड़ेगा, डिवार्किन, ठीक है। इन तीनों को आपको साथ में पढ़ना है, तब आपको पता लगेगा कि क्रिटिसिज्म किस हिसाब से होता था। और एंड नोजिक का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो अमर्त्य सेन जी थे, अमर्त्य सेन जी थे, उन्होंने रोल्स को क्रिटिसाइज करते टाइम कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? डिस कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच उन्होंने रोल्स को क्रिटिसाइज करते टाइम दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है रोल्स के प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे किस पे बेस करता है? तो डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है, बी से ही आंसर आएगा। इसमें पूछ रहा है कि एनालिटिक डेमोक्रेसी बॉडीज मोरल प्रिंसिपल इन मींस, क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द सेक बट क्या? डेमोक्रेसी, इवन मैन हैज वैल्यू, सोशल एथिक्स आर रिप्रेजेंटेड इन, डी से ही आंसर आएगा इसका।
नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है ऑन क्रिटिसिज्म। अच्छा, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के क्रिटिसिज्म में he places social interest above individual interest, assume that rights exist prior to believe in the states are the creation of the sovereign, puts too much emphasis on social recognition. कि on the criticism of theory of natural rights is that it, अच्छा नेचुरल राइट को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है कि प्लेसेस सोशल इंटरेस्ट अबोव द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, गलत। अज्यूम दैट राइट्स आर प्रायर टू द सोसाइटी, बिलीव दैट राइट्स आर द क्रिएशन ऑफ द सोवरेन स्टेट की नहीं है, पहले ही है। तो टू मच एम्फसाइज सोशल रिकॉग्निशन ऑफ द राइट, बी सही आएगा इसका। नेक्स्ट, क्योंकि लोग क्या कहता है, लोग को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है। तो और वो कौन से नेचुरल राइट, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। इसमें पूछ रहा है टीएच ग्रीन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, टीएच ग्रीन दिमाग में आते हैं, आपको आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न लिबरल आपके दिमाग में आना चाहिए, मॉडर्न लिबरल आएगा तो वेलफेयर स्टेट आपके दिमाग में आना चाहिए। इसमें पूछा इक्वालिटी मेक्स द होप द फ्रीडम, इक्वालिटी फार फ्रॉम बीइंग लिबर्टी एब्सोल्यूट एसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन, देयर इज नो आइडेंटिकल ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स अलोंग द, बी सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, हो गया कंप्लीट। हाँ, नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ थी। अपने टोटल अराउंड 650 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो यदि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो अपने जो साथी है जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आएगा वो आपका पीजीटी हो, टीजीटी हो, नेट जेआरएफ के लिए तो हम करवा ही रहे हैं, जहाँ पे भी आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आएगा, ये जो एमसीक्यूज हैं, क्योंकि ये ओनली 650 एमसीक्यूज नहीं है, मैं इसके साथ आपको प्रॉपर काफ़ी है जो बैकग्राउंड जो एक्सप्लेनेशन है, जो चीज़ें हैं वो भी साथ में साथ बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये मोर देन 650 क्वेश्चन है, ये आपको भी पता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझे कि ये जो जो पीडीएफ है ये कहाँ पे मिलेगी। मैं आपको जो टेलीग्राम लिंक है उसका चैनल प्रोवाइड कर दूंगा अपना, और उस पर ये सब इनकी पीडीएफ आपको विद आंसर मिल जाया करेंगी। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम जो है अगस्त एंड में है, अपनी तैयारी में जुटे रहें, और सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया आपको करप्ट करता है। बहुत सी चीज़ें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए होती हैं। ठीक है, बड़े भले ही कितनी जो बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो, वो व्यूज़ बटोरने के लिए आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो टू द पॉइंट हम बात करते हैं, टू द पॉइंट आपको जो सोर्सेज है वो प्रोवाइड करते हैं। जुड़े रहें लाइनेस्टी यूट्यूब चैनल के साथ, तैयारी अच्छे से करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।